ठीक है, देखिए आज का जो लेक्चर है हम लोगों ने मैग्नेटिक मोमेंट निकालना सीख लिया है। हर तरीके का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना सीख लिया है, ना केवल कंडक्शन करंट बल्कि कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट क्लियर हो गया हमें। अगर चार्ड वायर है और आप उसको चला रहे हो या उसको घुमा रहे हो तो ये कौन सा करंट है? कन्वेक्शन। और एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन चलते हैं, ये कौन सा करंट है? कंडक्शन करंट। हमने दोनों का म्यू या पीएम या एम निकालना सीख लिया है। अब पता है इसका फायदा क्या है? जिस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक टॉर्क लगाता था पी को ई की तरफ लाने के लिए, और टॉर्क होता था पी क्रॉस ई, ऐसे सारे के सारे फॉर्मूले यहां वैलिड है। हम सबके प्रूफ नहीं करेंगे, लेकिन ये वाला प्रूफ बोर्ड में आ जाता है, ये जो अभी हम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग जहां से हम शुरुआत कर रहे हैं, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। देखो हमें पहले से पता है फॉर्मूला, तो हम पहले से जानते हैं फॉर्मूला। बताओ क्या आना है? एम क्रॉस बी। तो यहां पे बनेगा पीएम क्रॉस बी। फॉर्मूला तो श्योर है कि यही आना है, पीएम क्रॉस बी। टॉर्क आना है पीएम क्रॉस बी। अब इसको डेराइव करते हैं, क्योंकि ये वाला प्रूफ सीबीएसई एग्जाम में आ जाता है, ढंग से आपको आना चाहिए, नहीं तो न्यूमेरिकल करने के लिए तो फॉर्मूला अपने आप में सफिशिएंट है। सपोज ये कोई एक करंट कैरिंग वायर आपने ली, जिसका कुछ हिस्सा बोर्ड के पीछे है और कुछ हिस्सा बोर्ड से आगे निकला हुआ है। अच्छा, ये मैंने ऐसे नहीं माना है बिल्कुल परपेंडिकुलर, मैं कह रहा हूं ये तिरछा मान लिया, तिरछा। जैसे एक लूप है, ये मेरा हाथ है, एक लूप है, और वो यूं तिरछा सा मान लिया है इस तरह से। क्लियर है? मैं कोई रेक्टेंगुलर लूप मान रहा हूं। लेट ब्रेड्थ ऑफ द लूप बी बी, लेंथ ऑफ द लूप बी एल। नंबर ऑफ टर्न्स थोड़ी देर के लिए एक मान लेते हैं, लेकिन अगर एन भी हो जाए तो इसी तरह का डेरिवेशन होगा। ठीक है? और हमने एक करंट कैरिंग लूप माना है। सपोज इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है आई, इस लूप में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है एंड दिस करंट इज आई। अब इस लूप को रख दिया एक मैग्नेटिक फील्ड में। मैं कहता हूं मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा रखा आपने बोर्ड के प्लेन में। जो फिलहाल हमने बी लगाया है दैट इज इन द प्लेन ऑफ पेपर। जो आपने बी लगाया है दैट इज इन द प्लेन ऑफ पेपर, लेकिन जो लूप माना है वो यूं तिरछा माना है, मतलब कुछ पेपर के पीछे गया और कुछ पेपर से आगे आ गया। मैं एक बार इस लूप का नाम दे देता हूं, जैसे पी क्यू आर एस। रैंडम ABCD भी आप बोल सकते थे, लेकिन उसमें फिर बी आता, बी मैग्नेटिक फील्ड है। PQRS ये आ गया। ठीक है? अब क्या करेंगे, टॉर्क तक पहुंचना है। पहले ये बताओ इसका पीएम किधर होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा? आज ही हमने सीख रखा है पहले। ये लूप ऐसे है, ऐसे करंट यूं जा रहा है, यूं राइट हैंड घुमाओगे तो बाहर की तरफ आएगा, यूं आएगा बाहर की तरफ लूप के परपेंडिकुलर। तो अगर मैं इसका पीएम बनाऊं, तो कुछ इस साइड आना है, इस साइड। मैंने माना कि डी और पीएम के बीच ये एंगल है थीटा। देखो ये एंगल मैंने नीचे नहीं दिखाया है, ये यूं दिखाने का क्या मतलब होता है? साइड में है। ये बी तो आगे लगा रखा है, लूप ऐसे है, लूप मेरा हाथ है, तो एरिया इधर होगा, पीएम इधर होगा, और बी किधर लगा रखा है? आगे। तो हमने शुरू में ही माना कि थीटा है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड बी, ये थीटा हो गया। एक और चीज, मैं अगर बोर्ड के प्लेन में एक लाइन लगा दूं, ये देखो बोर्ड के प्लेन में एक लाइन लगा दी मैंने,
तो पीएम का बोर्ड के प्लेन के साथ एंगल कितना है? 90 डिग्री। बोर्ड के प्लेन के साथ पीएम का जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। दिख रहा है हमें? मान लो बोर्ड के प्लेन के साथ बी का एंगल है अल्फा। मैंने मान लिया कि जो अल्फा है, अल्फा दैट इज एंगल मेड बाय बी विद द प्लेन ऑफ लूप। एंगल मेड बाय बी विद द प्लेन ऑफ लूप। देख लो एक बार ध्यान से, ये अरेंजमेंट है। एक लूप है, कुछ इससे बाहर निकला हुआ है, उसका पीएम इधर है, जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है वो आगे की तरफ है। पीएम और बी के बीच का एंगल कितना माना है? थीटा। बी और बोर्ड के प्लेन के बीच का एंगल अल्फा। तो बताओ थीटा और अल्फा में क्या रिलेशन है? अल्फा प्लस थीटा इज 90 डिग्री। रेडियन में बात करें π/2। इट मीन्स अगर कहीं अल्फा आता है तो मैं उसकी जगह क्या लिख पाऊंगा? ये लास्ट में यूज करेंगे इसको। टॉर्क कब निकलता है? जब कोई फोर्स लगे। टॉर्क तभी निकलता है जब कोई फोर्स लगे। तो पहले चारों वायर्स पे हम फोर्स निकालेंगे, पी क्यू वायर, क्यू आर वायर, आर एस वायर और एस पी वायर। पी क्यू वायर एक एक पे देखते हैं। पी क्यू पे बताओ क्या फॉर्मूला था फोर्स का? आई इंटू एल क्रॉस बी। एक करंट कैरिंग वायर पे फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? आई इंटू एल क्रॉस बी। पहले इसमें फर्स्ट पार्ट देखते हैं, पी क्यू। पी क्यू पे वायर कुछ बाहर की तरफ है और बी किधर लगा हुआ है? आगे आगे। बी बोर्ड के प्लेन में है। तो मैं एक एक करके फोर्स निकालूंगा। देखिए एक बार, सबसे पहले हम लिख रहे हैं फोर्स ऑन वायर पी क्यू। पी क्यू वायर कुछ ऐसे थी क्या? अभी बताओ, नाम हमने इसको पी दिया था और ये क्यू। तो इसका जो एल वेक्टर बनेगा उसकी लंबाई बनेगी बी। आप एक बार देखो पिछले इस डायग्राम में, एल वेक्टर होता है इनिशियल से फाइनल को सीधा ज्वाइन कर दो और उसकी लंबाई कितनी है? बी बने। अच्छा, जो बी लगा रखा है वो आगे की तरफ लगा रखा है। देखिए आपने जो मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है वो बोर्ड के प्लेन में आगे की तरफ लगा रखा है। तो ये एंगल कितना है ना? दिस इज नॉट अल्फा, दिस इज अल्फा। हमने माना है बी का बोर्ड के प्लेन के साथ और वो आगे वाला एंगल है, अल्फा माना था। तो ये कितना बचेगा? पाई माइनस अल्फा। आप एक बार देख लीजिए, ये अल्फा है तो ये कितना बचेगा? ये पाई माइनस अल्फा। अब देखो आगे, ये पाई माइनस अल्फा हो गया। करो एल क्रॉस बी, पहला फोर्स F1, पहला फोर्स आई इंटू L1 क्रॉस बी। ये L1 है। डायरेक्शन बताओ जी पहले। एल क्रॉस बी। देखिए एल वेक्टर बोर्ड से बाहर निकला हुआ है, बी आगे है। मैं राइट हैंड को एल पे रख के बी की तरफ घुमाऊंगा तो अंगूठा ऊपर, यानी कि पहली वायर पे, PQ वायर पे जो हमें फोर्स का पता लगा, PQ वायर पे बिल्कुल मिड पे लगा सकते हैं हम ये फोर्स। और ये आपका फोर्स आ गया, पहला फोर्स, जिसको हम क्या कह रहे हैं? F1। अच्छा होगा कितना? अभी F1 का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। F1 इज इक्वल टू आई इंटू L1 की लंबाई बी, बी का मैग्नीट्यूड बी, साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा। ये क्या होता है? साइन अल्फा। तो मेरे पास पहला फोर्स आ गया आई बी बी और साइन अल्फा। चार फोर्स निकाल के फिर टॉर्क आएंगे। देखो एक बार फिर देखिए, क्या ये पहला फोर्स आपको समझ आ गया है? इस पे निकाला, अब किस पे चलेंगे? क्यू आर पे। जो लिखा जाए लिख ले, नहीं तो बाद में लिख लिया जाएगा, ठीक है ना? आपको सेंड भी हो जाएगा। इधर सुन लो पहले, समझ आ रहा है ढंग से? अब क्यू आर पे देखो, अब मैं चलता हूं फोर्स ऑन क्यू आर। अच्छा, जो क्यू आर वायर है वो तो बिल्कुल ऐसे बनी है सीधी बोर्ड के पैरेलल, ये क्यू और ये आर। तो वेक्टर लेंथ ऐसे होगी क्योंकि करंट यू आर है। L2 बताओ जी कितना? हाँ ये उसकी लेंथ है।
ये उसकी लेंथ है L। बी हमने कहां लगा रखा है? सीधा आगे, तो एंगल 90। पहले तो फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं। सेकंड वाला फोर्स I इंटू L2 क्रॉस बी। मैं एक बार फिर से L2 क्रॉस बी करूं। L2 किधर है? नीचे, B आगे, L क्रॉस बी आउटवर्ड, बोर्ड के प्लेन से बाहर आउटवर्ड आया। इसका मतलब जो दूसरा फोर्स लगेगा मिड पे लगा सकते हैं हम, क्योंकि यूनिफॉर्म वायर है, यूनिफॉर्म करंट है, तो आप पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बिल्कुल बीच में मान सकते हैं। तो इस पे ना बाहर की तरफ ये फोर्स लगा F2 आउटवर्ड, आउटवर्ड इस तरह से। कितना लगेगा? अगर मैं F2 के मैग्नीट्यूड की बात करूं, I इंटू लेंथ कितनी इसकी इंटू बी, अच्छा साइन ऑफ ये वाला एंगल L और B के बीच में कितना हो गया, यानी कि ये कितना आया ILB। मेरे पास दो वायर्स पे फोर्स आ चुके हैं, ठीक है, मेरे पास दो वायर्स पे फोर्स आ चुके हैं। कोई पूछना हो पूछ लो इसमें कैसे। पहला फोर्स कितना आया था? IBB साइन अल्फा। देखो मैं अगर इस डायग्राम पे आऊं तो मेरे पास दो फोर्स आ चुके हैं। इस डायग्राम पे अगर हम बात करें तो दो फोर्स हम इकट्ठा कर चुके हैं। पहले वाले पे बिल्कुल सेंटर पे ऊपर की तरफ एक फोर्स आया था F1, कितना? IBB साइन अल्फा। दूसरे वाले पे बिल्कुल सेंटर पे बाहर की तरफ एक फोर्स आया है, बाहर की तरफ F2, कितना? अभी दो वायर्स का फोर्स आ गए। अब चलेंगे वायर RS। अब इसके बाद हम चलते हैं फोर्स ऑन RS, तीसरे पे चलते हैं हम। अच्छा भाई देखिए, अब सुनिए इधर, तीसरी वायर हमारी है वायर RS। RS में करंट जा रहा है I। लेंथ बताओ RS की, B। B आगे लगा रखा है, ये एंगल जी, हाँ अल्फा है ये एंगल शुरू वाला ही। तो अब अगर मैं F3 निकालूं, फोर्स नंबर 3, I इंटू L3 क्रॉस B। पहले मैं डायरेक्शन निकालता हूं। L3 RS अंदर है, अगर मैं L3 वेक्टर दिखाऊं तो ये है आपका L3 वेक्टर, और B आगे। L3 थोड़ा अंदर है, B आगे है। मैं अगर राइट हैंड थंब रूल लगाता हूं L3 क्रॉस B डाउनवर्ड, यानी कि जो तीसरा फोर्स आएगा वो किधर लगेगा? नीचे लगेगा। समझ आ गया होगा सभी को। L3 वेक्टर अंदर की तरफ, B बिल्कुल सीधा है, तो आप L3 क्रॉस B करोगे तो डाउनवर्ड आएगा। यानी कि जो तीसरा फोर्स है
डाउन लगेगा। इस वायर पे, तीसरी वायर पे जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा F3। कितना लगेगा अब उसका मैग्नीट्यूड देखते हैं। L3 का मैग्नीट्यूड, L3 का मैग्नीट्यूड B इंटू बी और इंटू, यानी कि F3 भी वही आ गया, आई बी इंटू बी इंटू साइन अल्फा। तीसरी रोड पे फोर्स आ गया। देखो थोड़ा बैक चलते हैं। अगर मैं थर्ड रोड पे फोर्स दिखाना चाहूं तो उसके मिड पॉइंट पे, बिल्कुल उसके मिड पॉइंट पे मैं नीचे फोर्स दिखा दूंगा, एंड दिस विल बी F3 आई इंटू बी इंटू साइन अल्फा। एक और वायर बची है, कौन सी वायर? SP। उसी सेंस में बोलो जैसे करंट जा रहा है। अगला जो होगा फोर्स ऑन SP। अभी हम फोर्थ वाला देखते हैं, फोर्स ऑन SP। अच्छा, SP जो वायर है वो बोर्ड के पीछे ऐसे बनेगी और एरो करंट के अकॉर्डिंग। तो जो L4 वेक्टर है, ये लेंथ है, लेंथ ऑफ द लूप। L4 वेक्टर इज L। जो आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर लगा रखा है आगे की तरफ, ये एंगल कितना? 90। फिर दोबारा से मैं अगर F4 लिखूं, I इंटू L4 क्रॉस B, पहले डायरेक्शन L4 ऊपर B आगे, इनवर्ड। L क्रॉस B करोगे तो इनवर्ड आएगा। F4 का मैग्नीट्यूड I इंटू इसकी लेंथ L है B और एंगल, तो दिस इज ILB इनवर्ड। अंदर की तरफ जाएगा, ये अंदर की तरफ। ये आपका फोर्स हो गया F4। अब मैं उसी स्टार्टिंग डायग्राम में चलता हूं। तो जो चौथा फोर्स लगा है इसके मिड पॉइंट पे, चौथा फोर्स लगा है इसके मिड पॉइंट पे अंदर की तरफ F4, और ये भी I इंटू L इंटू बी। इस लूप पे हमें चार फोर्स देखने आ गए, एक ऊपर, एक नीचे, एक बाहर और एक पीछे। चार फोर्स हमने देख लिए। अभी देखो इधर, ये चार फोर्सेस लग रहे हैं। अब हम अब हम इनका टॉर्क निकालते हैं। कॉपी दो एक बार। ये कोई लूप है, ये लूप ऐसे रखा हुआ है, इस पे एक फोर्स कोई ऊपर लगा रहा है। आप खड़े हो जाओ, क्लास से बाहर चले जाओ, खड़े हो यहां से, हॉस्टलर हो। तुम्हारा नाम मैं लूंगा ना, इस पूरी रिकॉर्डिंग ये शाम को जाएगी, उसमें पूरी क्लास को, पेरेंट्स को पता लगेगा यार ये बच्चा भी इस क्लास में है। सुनो, अब इस पे एक वायर ऊपर लग रही है ना, एक वायर पे फोर्स ऊपर लग रहा है और एक पे नीचे। क्या ऐसे खींच के ये घूम सकता है क्या? लेकिन एक फोर्स आगे लग रहा है और एक इधर से पीछे, तो क्या ये वाले फोर्स घुमा देंगे इसको? इसका मतलब ये और ये फोर्स बिल्कुल घुमा देंगे और ये फोर्स नहीं घुमा पाएंगे। ये तो प्रैक्टिकल बात होगी। अब बात करते हैं फॉर्मूले से। ये फोर्स कपल बन रहे हैं, दो फोर्स कपल बन रहे हैं। एक जोड़ा ये है, इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड। हमने डाइपोल पढ़ा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, तब भी जिक्र किया होगा। एक फोर्स कपल का टॉर्क होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइंस ऑफ एक्शन। अच्छा, इसकी लाइन ऑफ एक्शन और इसकी लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड कर रही है, तो उनके बीच में कोई गैप ही नहीं है, तो आर परपेंडिकुलर 0 हो गया, तो टॉर्क कितना हो गया? 0। यानी कि F1 का और F3 का मिलाकर टॉर्क कितना हो जाएगा? 0। बचे कौन? हाँ, वो जरूर घुमा रहे हैं। तो अब हम टॉर्क निकालने की तरफ चलते हैं।
देखिए अब ये मैं दोबारा से वो लूप बनाता हूं, लास्ट में फिर से मैं एक बार ये लूप बना रहा हूं। ये हिस्सा पीछे था, P Q R एंड S। हमें एक चीज पीछे समझ आ गई है कि टॉर्क ऑफ, पहला कौन सा बोला था, F1 एंड टॉर्क ऑफ F3, ये मिलके एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं और ये कितना होगा, 0। ये नहीं घुमा सकते हैं। अब जो घुमाने वाला कपल है, फोर्स कपल, उसको देखते हैं हम। यहां पे एक फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, फोर्स का मैग्नीट्यूड बताओ, ILB। बिल्कुल पीछे इसी के प्लेन में एक फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ और उसका मैग्नीट्यूड भी ILB। और ये दोनों मिलके ना इस लूप को इस एक्सिस के अबाउट पक्का यूं टर्न दे रहे हैं। अच्छा, यूं कोई चीज घूमती है, इसका मतलब टॉर्क ऊपर है। अगर उल्टा घुमा रहे होते तो टॉर्क नीचे। देखो कोई कहता है टॉर्क इनवर्ड, इसका क्या मतलब, इसका मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन है। टॉर्क आउटवर्ड, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज। टॉर्क ऊपर, इसका मतलब सामने से देखोगे तो यूं घूम रहे। टॉर्क नीचे, मतलब सामने से देखने पर यूं घूम रहे, ये मतलब होता है। ये आ गया यहां तक समझ। अब टॉर्क लिखते हैं, टॉर्क ऑफ F2 प्लस टॉर्क ऑफ F4। अब हमें ये निकालना है। नाउ दिस टॉर्क, दिस नेट टॉर्क विल बी, हमने कभी पढ़ा होगा फोर्स कपल का टॉर्क होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू आर परपेंडिकुलर बिटवीन देयर लाइंस ऑफ एक्शन। और ये फोर्स कपल के टॉर्क में खासियत ये होती है कि वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। फोर्स कपल के टॉर्क में एक खासियत होती है कि वो बिल्कुल भी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये इसमें लगाते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स कितना, ILB। ये तो अभी देखा था हमने, वो दो ही बचे हैं। अभी आर परपेंडिकुलर कितना है भाई, देखो ये लेंथ है B, तो ये लेंथ तो कितनी है B, लेकिन ये उनकी लाइंस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं। अभी एक बच्चे ने बोला स्मॉल b, इधर देखिए आप, इसकी लाइन को मैं आगे बढ़ा लूं, ये मैंने इसकी लाइन को आगे बढ़ा लिया इधर और उसकी लाइन उधर गई पीछे। इन दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब है ये ये है आर परपेंडिकुलर। क्या मतलब है, एक बार सुनना फिर दोबारा से। एक, जैसे मान लो ये लूप है, ये लूप है, इस पे यहां फोर्स किधर लग रहा है, बाहर की तरफ, यूं बाहर, ठीक है। और इधर वाले पे फोर्स किधर लग रहा है, इस वाली वायर पे, अंदर की तरफ। तो यार बी तो ये लेंथ है, टेढ़ी लेंथ है बी, ये टेढ़ी लेंथ है बी, जबकि इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है और इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो इनके बीच का परपेंडिकुलर तो ये बनेगा ना सीधा। जबकि ये वाली लेंथ क्या है, बी, तो बी का ये कंपोनेंट लेना होगा, बी का ये कंपोनेंट। बी का इस डायरेक्शन से एंगल था अल्फा, भाई ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, प्लेन था, तो बी लेंथ का कंपोनेंट उधर आएगा कितना, बी कोस अल्फा। देखते हैं हम, देखते हैं इसमें। देखो आपने क्या किया, ये यहां से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया, नाउ दिस विल बी आर परपेंडिकुलर। और ये एंगल अभी थोड़ी देर पहले से हमारा चल रहा था कितना, तो आर परपेंडिकुलर जो आपका बनेगा बी कोस अल्फा। आई इंटू एल बी को इकट्ठा करो, बी। अच्छा, बहुत स्टार्टिंग में आपने लिखा होगा कि मैं अल्फा को लिख सकता हूं पाई/2 माइनस थीटा, स्टार्टिंग में लिखा था, क्या बन गए, साइन थीटा। तो जो नेट टॉर्क आया, एल इंटू बी को मैं क्या लिख सकता हूं, एरिया, इंटू बी और इंटू साइन थीटा, और आई इंटू एरिया मोमेंट, आज सुबह से वही पढ़ रहे थे हम, मैग्नेटिक मोमेंट।
तो टॉर्क आ गया मैग्नेटिक मोमेंट इंटू बी इंटू साइन थीटा। अच्छा, थीटा किस किस के बीच का एंगल था, एक बार अगर हम स्टार्टिंग डायग्राम देखें, थीटा देखो किस किस के बीच का एंगल है, पी और पीएम के बीच, और वहां मैग्नीट्यूड आ रहा है टॉर्क का पीएम इंटू बी इंटू साइन थीटा। तो क्या इस टाइप का बन रहा है? अच्छा, उसमें भी डायरेक्शन हम कंफर्म करते हैं, पीएम इंटू बी इंटू साइन थीटा से तो दो बन सकते थे, या तो बी क्रॉस पीएम या फिर पीएम क्रॉस बी। देखिए आपका टॉर्क निकल के आ गया पीएम इंटू बी इंटू साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड बी, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड बी। यहां से दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, आइदर टॉ इज इक्वल टू बी क्रॉस पीएम और टॉ इज इक्वल टू पीएम क्रॉस बी, या तो बी क्रॉस पीएम बनेगा या फिर पीएम क्रॉस बी। अब अगर मैं उनकी डायरेक्शंस कंफर्म करूं, जो आपने बी लगा रखा था लूप में वो आगे लगा रखा था, जो हमारा पीएम बन रहा था पीएम वो कुछ बाहर की तरफ बन रहा था पीएम, और ये उनके बीच का एंगल था थीटा। अगर कोई बच्चा निकालता है बी क्रॉस पीएम, बी से बाहर की तरफ, तो बी क्रॉस पीएम की डायरेक्शन किधर आ रही है? नीचे। नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस पीएम। अगर कोई बच्चा निकालता है पीएम क्रॉस बी, तो पीएम क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर जाएगी? ऊपर। और जो आपका स्टार्टिंग डायग्राम था वो यूं घूम रहे हैं, तो टॉर्क किधर है? ऊपर है। इसका मतलब जो टॉर्क की डायरेक्शन है, टॉर्क की डायरेक्शन वो तो ऊपर है। तो डायरेक्शन वाइज कौन सा सही आंसर है? इसका मतलब ये वाला आंसर गलत है और ये वाला आंसर सही है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला प्रूव हो गया, एक करंट कैरिंग लूप पे मैग्नेटिक मोमेंट होगा पीएम क्रॉस पी। क्या हम ये जानते हैं अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन दे रखे हो तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? एन से। ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्न्स एन दे रखे हैं तो हम उसको एन से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या एक ये प्रूफ समझ आ गया है? ये वाला प्रूफ बोर्ड में आ जाता है, कारण भी है इसका, इसमें चार चार डायरेक्शंस हैं, तो बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं कहाँ कैसे निकालना है। नहीं तो इन जनरल ये फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, कैसे यूज करने हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं अभी। देखिए, देखो अब सुनो, ये आपका टॉर्क का फॉर्मूला आ गया पीएम क्रॉस बी। अब इसके बाद यहां से दो तीन केसेस, रेक्टेंगुलर लूप ही शेप होना जरूरी नहीं है, स्क्वायर लूप भी हो सकता है। मैं एक केस ये बनाता हूं, ये लूप है, सर्कुलर टाइप लूप बनाया मैंने, करंट ऐसे जा रहा था, बी इधर लगा दिया परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप। एक केस ये, एक केस में ये बनाऊंगा, करंट ऐसे जा रहा था और बी आपने लगा दिया इन द प्लेन ऑफ लूप। तीसरा केस, करंट इस सर्कुलर लूप में ऐसे जा रहा है और बी आपने लगा दिया इधर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप। पहले वाले में भी आपने बी लगाया है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप, इसमें बी लगाया है, बी इज कोप्लेनर विद लूप। तीनों में अलग अलग टॉर्क देखते हैं। पहले इसमें बताओ जी, पीएम देखो, पीएम किधर है? मैं ये तीन इसके एग्जाम्पल बना रहा हूं। हाँ, पीएम देखो आप, अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट देखूं, जिस तरह करंट घूम रहा है उधर होगा पीएम,
इसका मतलब इसका जो पीएम है वो इस डायरेक्शन में, दूसरे का पीएम बताओ इसी डायरेक्शन में है, तीसरे वाले का अब अगर मैं एंगल्स की बात करूं, पहले वाले में थीटा, पता है बच्चा गलती क्या कर जाता है कई बार, सवाल जल्दबाजी में पड़ेगा, वहां दे रखा है बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप, टॉर्क बताओ, परपेंडिकुलर वर्ड दिखते ही वो थीटा कितना ले लेता है 90, जबकि थीटा है कितना यहाँ 0, पीएम के साथ उसका एंगल, ठीक है। तो यहां पे जो टॉर्क आएगा पीएम क्रॉस बी से 0, यहां पे भी जो टॉर्क आएगा पीएम क्रॉस बी से 0, और यहां पे टॉर्क पीएम इंटू बी, और ये टॉर्क क्या होता है, एक और बात, ये दोनों रोटेशनल इक्विलिब्रियम थे, वहां डाइपोल में पड़े थे, जब पी और बी सेम डायरेक्शन में होते हैं, वहां होता था पी और ई सेम डायरेक्शन में, तो ये होगा स्टेबल रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ये आपका होगा स्टेबल रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और जब पी और बी अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये आपका कहलाएगा अनस्टेबल रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल का क्या मतलब, अगर मैं यहां से इसको थोड़ा भी टर्न करके छोड़ूं तो छोड़ते ही ये वापिस आ जाएगा, इसका क्या मतलब, अगर आप इसको थोड़ा भी छोड़ दोगे तो ये दूसरी साइड चला जाएगा उल्टा, और इस वक्त तो टॉर्क की मैक्सिमम है, ये कोई इक्विलिब्रियम नहीं है, नो इक्विलिब्रियम, यहां पे कोई इक्विलिब्रियम नहीं है। क्या ये 3 एग्जाम्पल आपको समझ आ गए हैं, ठीक है। इसमें देखो अब आगे सुनो, कई बार जैसे इस तरह का एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्लेनर सर्कुलर लूप, देखिए अ प्लेनर सर्कुलर लूप is placed on a planar circular loop is placed on a horizontal table, a planar circular loop is placed on a horizontal table, can it be turned about its vertical axis of symmetry passing through its center by applying a magnetic field B, by applying a magnetic field B। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वैसे एनसीईआरटी का सवाल है ये सीधा डायरेक्ट, उसमें थोड़ा एग्जांपल में दिया हुआ है वहां एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एक लूप को आपने टेबल पे रख दिया और उसमें करंट फ्लो कर रहा है और मुझे वो घुमाना है, घुमाना कैसे है, जैसे लूप है उसका सेंट्रल एक्सिस क्या होगा, वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ये होगा, तो इसके अबाउट ऐसे घूमेगा लूप अपने खुद के एक्सिस के ओर। एक तो होता है यूं टर्न करना, यूं नहीं घुमाना, मुझे उसको यूं घुमाना है, बताओ क्या मैं फील्ड को लगा सकता हूं, और लगा सकता हूं तो किस डायरेक्शन में लगाऊं कि वो ऐसे घूम जाए। क्वेश्चन आ गया है समझ, क्वेश्चन आ गया होगा हमें समझ क्या है, ठीक है। देखो क्या था सवाल सुनिए, जैसे जैसे ये एक लूप रखा है ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन नहीं है, ये वर्टिकल प्लेन नहीं है, ये कैसा प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में कोई करंट कैरिंग लूप है, सपोज इसमें करंट कितना जा रहा है आई, मैं किस डायरेक्शन में बी लगाऊं कि ये अपने सेंट्रल एक्सिस के अबाउट घूम जाए, ये रिक्वायरमेंट है, हम ऐसे घुमाना चाहते हैं, बताओ। पहली बात इन द, हाँ क्या कह रहे हो, करंट की डायरेक्शन, नहीं कोई बात नहीं, आप एज्यूम कर लो अपने आप, कुछ भी एज्यूम कर लो, करंट की डायरेक्शन नहीं दे रखी तो। अब बताओ जी, आप सोच समझ के बताओ।
क्या मच्छर से मार रहे हो? ये झटका, ये क्या हो रहा है? सुनो, पहली बात, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? P क्रॉस बी। इसका मतलब ये तो श्योर है कि टॉर्क विल बी परपेंडिकुलर टू P एंड टॉर्क विल बी परपेंडिकुलर टू P। श्योर है ना ये? टॉर्क ऐसे लगेगा कि वो P के भी परपेंडिकुलर होगा और P के भी। श्योर है ये? आप इस पे आओ, आप ये बताओ, जिस तरह करंट घूम रहा है P किधर है? बाहर है। जिस तरह करंट घूम रहा है PM किधर है? मैग्नेटिक मोमेंट, या जिसको आप M बोलते हैं। इसका मतलब इसका जो PM होगा वो बाहर की तरफ है ना, बाहर, क्योंकि लूप रखा हुआ है टेबल पे। आप टर्न कैसे करवाना चाहते हो अबाउट द एक्सिस, तो टॉर्क की डायरेक्शन बताओ। बाहर। आप जिस तरह की टर्निंग चाह रहे हो, जिस तरह की टर्निंग चाह रहे हो, इसका मतलब जो टॉर्क रिक्वायर्ड है, टॉर्क रिक्वायर्ड वो भी आप इधर ही चाहते हो। जिस तरह की आप टर्निंग चाह रहे हो तो जो टॉर्क रिक्वायर्ड है वो भी आप इधर ही चाहते हो। इसका मतलब टॉर्क रिक्वायर्ड शुड बी पैरेलल टू पीएम। भाई जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार टॉर्क रिक्वायर्ड इज पैरेलल टू पीएम। मैग्नेटिक फील्ड कभी ऐसा टॉर्क नहीं दे सकता। मतलब जो रोटेशन आप चाह रहे हो मैग्नेटिक फील्ड से वो रोटेशन पॉसिबल नहीं है, वहां कुछ और मैकेनिकल फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे ये पॉसिबल होगा। देखो, दिस इंप्लाइज बी कैन नॉट मेक दिस टर्निंग पॉसिबल। रिक्वायरमेंट थी, ये रिक्वायरमेंट थी, और ये फॉर्मूला कहता है ये तो हमेशा ही क्या आएगा इसके परपेंडिकुलर। तो एक अच्छा सवाल है वैसे ये देखा जाए तो। बच्चे सोच साच के करी आते हैं, बोले उधर लगा दो उधर लगा दो, पॉसिबल ही नहीं है। अगर टेबल पे लूप रखा है, टेबल पे अगर लूप रखा है और आप उसमें सहारे हो कि वो अपने ही एक्सिस के अबाउट घूमने लग जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड लगा के आप ऐसा नहीं कर पाओगे। मैग्नेटिक फील्ड लगा के आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर पाओगे। क्या ये बात समझ आ गई? देखो, टॉर्क का हमने प्रूफ कर दिया क्योंकि ये वाला प्रूफ सीबीएसई एग्जाम में आ जाता है। अब ऐसी कई चीजें हैं, कई क्या, जो पीछे इलेक्ट्रिक डाइपोल में पड़ी हैं, सारी की सारी वैलिड हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो आपको कहीं लिखना पड़ जाए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए करंट कैरिंग लूप। मान लो आपको लिखना पड़ जाए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए करंट कैरिंग लूप इन बी। अब हमें सारे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्या पीछे का एक फॉर्मूला है हमारे पास। तो अगर कभी भी ऐसा कुछ दिया हो, ये कोई करंट कैरिंग लूप है, तो जिस तरह से हम डायरेक्शन देखते हैं, इसका पीएम इधर बनेगा, इसका पीएम इधर बनेगा। मान लो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी मैं बोल देता हूं, कितने हैं, एन। और जो बी आपने लगा रखा है, सपोज सपोज आपने बी इसी के प्लेन में लगा रखा है किसी एंगल थीटा पे। पहली बात, पीएम कितना होगा, एन आई ए, फिर एरिया इज पाई आर स्क्वायर, ये तो हमने पढ़ रखा है। अब पोटेंशियल एनर्जी, सेम फॉर्मूला वैलिड है, माइनस पी डॉट बी। हम जीरो लेवल 90 डिग्री पे मानते हैं तो ये फॉर्मूला होता है। अगर पी और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। अगर ये यहां लगाओगे तो सिंपली क्या आ गया, पी एम इंटू बी इंटू कोस थीटा माइनस पी एम इंटू बी इंटू कोस थीटा। क्लियर है? इसमें भी वो दो केस, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये चीजें हमने कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ऐसे ही पढ़ी हैं, और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। थीटा 90 को दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि थीटा 90 पे तो कितना आएगा, थीटा 90 पे जीरो, मैक्सिमम नहीं जीरो। कोस 90 करोगे तो डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, जीरो आएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा था, जब P और B दोनों की डायरेक्शन सेम थी, उस समय U मिनिमम आता है। आप ये लगाओ cos 0 1, और कितना आता है, पोटेंशियल एनर्जी इज कंपेयर्ड विद साइन। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा था,
जब P तो इधर था और B पीछे था, और अब ये कितना आता है 180 डिग्री, तो ये U मैक्स आएगा और माइनस एक वहां से और एक वहां से हटके कितना हो जाएगा PM इंटू बी। इन पे किस तरह के सवाल है, सेम वही, एक लूप है उसको आपने टर्न कर दिया 0 डिग्री से और घुमाते घुमाते कहां तक ले गए 180 डिग्री तक। बताओ वर्क डन कितना किया आपने, तो कितनी उसकी एनर्जी बढ़ा दी आपने, पोटेंशियल एनर्जी। बाद में कितनी होगी पीएमबी, पहले कितनी थी माइनस पीएमबी, तो चेंज कितना हो गया 2 टाइम्स पीएमबी। या फिर दूसरा इससे उल्टा सवाल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से किसी को हल्का सा टर्न करके छोड़ दिया, तो जब वो स्टेबल वाली साइड पहुंचेगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी आ चुकी होगी, अब एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा। आप कुछ नहीं कर रहे, अपने आप वो गया है। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन, लॉस का मतलब होता है इनिशियल माइनस, जब आप अनस्टेबल पे थे तो आपकी इनिशियल थी पीएमबी, जब आप स्टेबल पे चले गए तो माइनस पीएमबी, तो लॉस हो गया 2 पीएमबी। क्या ये हमने थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके वही जो डाइपोल सुबह पढ़ा था मैग्नेटिक डाइपोल, उसका पीएम निकालने का क्या फायदा है, क्यों उस पर इतना टाइम लगाया था, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितने काम कर रखे थे सारे के सारे काम यहां पे एज इट इज वैलिड होंगे। क्या इतना समझ आ गया है? अब इसके बाद मैं अभी एक बार ना ये रिपीट करूंगा, ये रिकॉर्डिंग रोक के रिपीट करेंगे ताकि आप लिख भी पाए, और कोई बात नहीं, नहीं तो यूं तो फिर चलता ही रहेगा काम आगे। लगभग आखिर के 20 मिनट 15 मिनट ये रिकॉर्डिंग रोक देंगे हम और ये करेंगे। एक आखिरी चीज मैं इसमें बता रहा हूं, कहीं पे अगर एक वर्ड आता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? अगर कोई लूप है, अगर कोई भी आपको लूप दिया है और उसको ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में आप रख पा रहे हो कि लूप इतना टर्न हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन में, लूप यूं टर्न हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड अगेन उसके प्लेन में, इस तरह के लिए हम अक्सर एक वर्ड यूज कर लेते हैं, क्या? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ये ना मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर में आना है आगे, ये मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर में आएगा। तो एक चीज दिमाग में रखना, वहां पे एक सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर, कल वाली क्लास में होगा ये काम, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हम वर्ड यूज करेंगे, उसका मतलब होगा कि जो भी लूप है हर बार फील्ड उसके प्लेन में है। फील्ड अगर उसके प्लेन में होगा तो बताओ टॉर्क मैक्सिमम होगा कि टॉर्क मिनिमम? अगर फील्ड प्लेन के, अगर फील्ड लूप के प्लेन में होगा तो टॉर्क मैक्सिमम होगा कि मिनिमम? मैक्सिमम। अगर फील्ड लूप के प्लेन में है तो पीएम के परपेंडिकुलर है, तो पीएम और बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90, तो टॉर्क क्या होता है मैक्सिमम। अभी एक बार ये बताओ, ये इतनी बात हमें समझ आ गई है? ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं, अब थोड़ा रिपीट करते हैं, रिवीजन आप नोट करेंगे उसके साथ, ठीक है भाई।